लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की कहानी अपना रास्ता लो बाबा। जिस समय देवनाथ मेवालाल की पान की दुकान पर विल्स फिल्टर्ड का पैकेट खरीद रहे थे, उसी समय बगल वाली दुकान से एक आवाज सुनाई पड़ी जो उस गली का नाम पूछ रही थी जिसमें वे रहते थे। हालांकि उस गली में अकेले वही नहीं रहते थे, सैकड़ों लोग रहते थे। पूछने वाला आदमी कहीं भी किसी के भी घर जा सकता था, लेकिन आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुतूहल के बावजूद वे उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा सके, चेहरा दूसरी ओर घुमाए रहे। उन्होंने झटपट घर तक पहुंचने वाला एक संकरा रास्ता पकड़ा जो आम नहीं था। जाड़े में सूरज ढलते ढलते ही शाम घिरने लगती है और ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। घर में घुसने के पहले ही उन्होंने देख लिया कि अंदर वाले कमरे में उनके दोनों बच्चे हंगामा मचाए हुए हैं और पत्नी आशा इस घमा चौकड़ी पर सौ जान से निछावर हुई जा रही है। वे थोड़ी हड़बड़ी में थे। उन्होंने बच्चों को डांटा, आशा से बताया कि सिर दर्द से फटा जा रहा है और आराम करने जा रहा हूं, कोई आए तो बोल देना बीमार है। उन्होंने हिदायत दी, और देखो नीचे उतरने की जरूरत नहीं, जंगले से ही बोल देना। आशा घबराई। उसने उनका माथा छुआ, थोड़ा जलता हुआ सा खैर लगा भी। उसे परेशानी इस बात से हुई कि अभी अभी सिगरेट के लिए बाहर निकलने से पहले एकदम ठीक ठाक थे। उसने माथे पर तेल दबाने का आग्रह किया, लेकिन देवनाथ उखड़ गए। जितना कहते हैं उतना ही सुना करो। वह मन मारे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाजा उड़काया, रजाई खींची और मुंह ढककर लेट गए। सेमल की रुई वाली तकिया के बीचों बीच सिर दबाया ताकि अगल बगल के हिस्से उठ जाए और उससे दोनों कान ढक जाए। फिर अचानक रजाई फेंक कर वे सीढ़ियों पर दौड़े। अच्छा सुनो, ये मत कहना कि बीमार है, कहना कि बाहर गए हैं, हाँ, आउट ऑफ स्टेशन। अपनी ओर से पूरा एहतियात बरत कर वे नीचे आए और पहले की तरह लेट गए। उनका ध्यान बार बार खतरे पर केंद्रित हो रहा था और वे बार बार दिमाग को उधर से भगा रहे थे। उन्होंने सोचा और बहुत कोशिश करके वह बिंदु पकड़ लिया। तो सोचने लगे कि मानस नगर में वो जो बंगला बनवाएंगे उसमें 4 दीवारी के चारों कोनों पर अशोक के पेड़ होंगे, सामने खूबसूरत सा लॉन होगा और अतिथि कक्ष इतना सुसज्जित और भव्य होगा कि कमिश्नर साहब सर्किट हाउस में ठहरने के बजाय यहीं रुकना पसंद करेंगे। उस समय तक वे भी A क्लास में पहुंच गए होंगे और उन्हें आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अतिथि कक्ष का नक्शा कैसा हो यह सोचते हुए उन्होंने मसूरी और नैनीताल के कुछ कॉटेजों को भी याद करना शुरू कर दिया था। इसी बीच बाहर हलचल की आहट मिली और आशा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल वो बोली, सुनो, इस चौक में आसपास देव नाम का कोई किराएदार तो नहीं है ना? उन्होंने पत्नी की ओर ताकते हुए अपना माथा ठोंका। मैं कब से मकान मालकिन से कह रही हूं, लेकिन कोई बूढ़ा देहाती जिद कर रहा है कि नहीं, यही है, यही है। आशा ने सफाई दी। देवनाथ उठकर बैठ गए। रजाई एक किनारे की और पांव चप्पल में घुसेड़ा। उन्हें पत्नी की बुद्धि पर तरस आया और सोचा, समझदार के लिए तो इशारा ही काफी होता है, लेकिन वे गुस्से में बगैर उससे बोले ड्राइंग रूम पार करते हुए बाहर आ गए। अरे बैंचू बाबा, वे आंखें मलते हुए दरवाजे पर खड़े थे। कहां से चले आ रहे हैं? कोई परेशानी तो नहीं हुई? बैचू बाबा के सिर पर गगरा था।
उन्होंने हांफते हुए उसे उतारा, हाथ में उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और लाठी एक कोने में खड़ी की। फिर भेड़ के ऊन वाला कंबल सोफे की बाह पर रखा, पगड़ी खोली और चेहरे को छिपाए दाढ़ी मूंछों के झाड़ को उसके एक किनारे से रगड़ा और कमरों के चारों तरफ ऊपर नीचे नजर डाली। अंत में शीशा मढ़े मेज की दूसरी तरफ कालीन बिछे तख्त पर देवनाथ की ओर देखते हुए आंखें मिचकाकर मुस्कुराए। कुछ देर चुपचाप मुस्कुराते रहने के बाद उठकर उनके पास पहुंचे और दोनों हथेलियों से सिर, जबड़े, कंधे, बाहें, घुटने टटोल कर, दबाकर, छूकर देखा। फिर अपनी आंखें उसके चेहरे के पास ले गए और फफक पड़े। बचवा देव, तू ही है ना? सपना हो गया तू तो। अरे अपना गांव घर है, बाप दादा की निशानी है, कोई दूर भी नहीं गया है, हैं? कभी कभी तो आया कर, काम वही देगा, घूम फिर कर वहीं आएगा, बताए देते हैं। बाबा अपनी आदत के मुताबिक इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे जैसे देवनाथ बहरे हों। अब तक देवनाथ के दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े हो गए थे और कुतूहल और डर से बाबा को देख रहे थे। वे उन्हें देखते फिर एक दूसरे की ओर ताकने लगते। दरवाजे पर बच्चों के खड़ा होने से ड्राइंग रूम में कुछ अंधेरा जैसा हो गया था, जिसका आभास बाबा को मिल गया। उन्होंने देवनाथ से पूछा, अपने ही पोते हैं ना? और देवनाथ ने जैसे ही सिर हिलाया, बाबा हाथ बढ़ाए खड़े हो गए। उन्होंने लपकते हुए छाती पर हाथ रखकर अपना परिचय दिया। पहचानते हो बाबा को? लेकिन बच्चे उन्हें आगे बढ़ते देखकर उल्टे पांव भागे। नहीं पहचानते, और पहचानेंगे भी कैसे? वे देवनाथ को देखकर हंसने लगे और अपनी जगह आ बैठे। देखो कितने बड़े हो गए हैं सब, समय जाते देर नहीं लगते, जब इतने से थे तभी मैंने देखा था। देवनाथ ने हामी भरी, लेकिन उनकी हंसी में साथ नहीं दिया। वे उठे और अंदर गए। मेज पर गिलास और पानी से भरा जग रखा और कुछ लाने के लिए ऊपर चले गए। आशा गैस पर चाय बना रही थी और बच्चे उसके अगल बगल खड़े होकर उसे वह सारा कुछ सुना रहे थे जो नीचे देख गए थे। छोटा उसका गाउन खींच खींच कर कुछ अचंभे की बातें बता रहा था। सिर्फ चाय नहीं चलेगी। रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर देवनाथ बोले। आशा उनकी ओर मुड़ी। ये देहाती भुच्च, ये है कौन जी? गांव पर हमारे घर के बगल वाले नहीं हैं, सुदामा, हमारे पट्टीदार, उन्हीं के बाप हैं, उन्होंने खुलासा किया। देव, बड़ा बच्चा धीरे से बोला और ताली पीटते हुए अंदर भागा। देवनाथ ने उसे दौड़ाने का अभिनय किया और सारे लोग एक साथ हंस पड़े। आशा गंभीर हो गई और कुछ देर सोचती हुई खड़ी रही। वह सोच रही थी चाय के सिवा की चीज के बारे में। उसे कुछ सूझ गया। वह रसोई घर से निकलकर पीछे वाले कमरे में गई, अटर पटर किया और तश्तरी में 2 मिठाइयां रखकर आ गई। देवनाथ तश्तरी अपनी नाक के पास ले गए और मुंह बनाया। ये तो खराब लग रही है और बदबू भी है इसमें। तो कब की है? पिछले हफ्ते ही की तो है, अग्रवाल दे गया था। जाने कैसी भिजवाई कि किसी ने छुआ तक नहीं। महरी ले गई सब, बस यही 2 रह गई थी उनके भाग से। उसने तश्तरी रख दी और चाय ढालने लगी। और जो कल श्यामलाल दे गया था, अब तुम बेकार की बात ना करो। उनके लिए तो मिठाई ही बड़ी बात है, मिलती कहाँ होगी गांव में। उसने तश्तरी के बगल में चाय भी रख दी।
देवनाथ ने अपने भीतर बाबा के लिए हमदर्दी महसूस की। यह ठीक है कि उन्हें अच्छे खराब का पता नहीं चलेगा और शायद पसंद भी आएगी, लेकिन जिस टोन में आशा ने कहा था ना, उन्हें थोड़ा खल गया। कहानी को आज यहाँ विराम देते हैं और इसी कहानी के अगले हिस्से को उठाएंगे कल शाम।